नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में एहतजाज पर बैठे कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन। गिलगित बल्तिस्तान में महंगाई की वजह से फीकी रही अवाम की ईद। और शूटिंग के लिए कश्मीर को अपना ठिकाना बना रहे तमाम फिल्मकार। बरसा बरस से पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बेरोजगारी और बदउनवानी का बोलबाला है। यहां इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मकामी नौजवानों को इनकी काबिलियत के मुताबिक कहीं मुलाजमत मिल जाएगी, और अगर सरकारी महकमों में किसी तरह से नौकरियां मिलती हैं तो वो भी आर्जी ही रहती हैं। मतलब आर्जी तौर पर सालों साल तक अपनी खिदमात अंजाम देने के बाद भी मकामी एहलकारों को कभी भी बर्खास्त किया जा सकता है। इसके अलावा इनकी सैलरी, अपग्रेडेशन और दीगर मराद का भी खर्चा बचता है, जिसके चलते मुलाजमीन हमेशा ही परेशान रहते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि एक के बाद एक दीगर सियासी पार्टियां इख्तिदार में बने रहने के दौरान इस मामले को जड़ से हल करने के लिए कुछ भी नहीं करती हैं, लेकिन सत्ता से बाहर रहने पर बड़ी बड़ी बातें करती हैं। दूसरों के हक़ो हुकूक पर कैसे डाका डाला जाता है, इसकी मिसाल पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सबके सामने आ रही है। तालीमी महकमे में आर्जी तौर पर काम कर रहे मुलाजमीन को एक के बाद एक इख्तिदार में आई हुकूमतें इंसाफ दे पाने में बुरी तरह से फेल हो चुकी हैं। अपनी मुस्तकली और सैलरी की हुसूली के लिए 4-5 माह से जद्दोजहद कर रहे बहुत से सरकारी मुलाजमीन को रातों रात अचानक ही उनकी नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया है, जिसके लिए ये लोग सरापा एहतजाज हैं। हमारा ये मुतालबा है कि ये यहाँ पर ऐसे अडाक मुलाजमीन हैं मौजूद हैं कि जिनकी सर्विसेज 5 साल से भी ऊपर है, 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, और वो लोग एक थ्रू टेस्ट इंटरव्यू प्रोसीजर के तहत भी बहुत सारे लोग यहाँ पर तैनात हुए हैं। तो ये जो देरी की जा रही है उस बिल को न पेश करने की वजह से हज़ारों मुलाजमीन का जो इस वक्त मुस्तकबिल है वो तारीक हो चुका। और अलमिया इस बात का है कि बिल न पेश होने की सूरत में हमारे 100 से ज़ायद अडाक मुलाजमीन इस वक्त नौकरियों से हाथ धो बैठे। निकाले गए बहुत से लोगों में बेशतर का ताल्लुक तालीमी महकमे से है। इनमें से बहुत से असातिज़ा हैं तो कुछ क्लर्क स्टाफ भी हैं। बचे हुए लोगों को भी डर है कि आज नहीं तो कल उनका नंबर आ जाएगा, इसलिए ये लोग मुस्तकिल होने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। और ये कोई पहला एहतजाज नहीं है। आए रोज मुख्तलिफ महकमों के स्टाफ कभी मुस्तकली को लेकर तो कभी तनख्वाह में इजाफे को लेकर सरापा एहतजाज होते दिखाई पड़ते हैं। इस मुद्दे ने अब सियासी रंग ले लिया है और सियासी रहनुमा भी आवाम का हिमायती होने का दम भरते दिखाई दे रहे हैं। नई हुकूमत आई जो है वो उन्होंने फाइट सिक्योरिटी की खातर इन मुलाजमीन को, रियासत के जो लोग थे इनको बेरोजगार किया और उन्होंने जो है वो उसको ख़त्म किया। उसके बाद दोबारा जब उन्हें मामलात में बताया गया, फिर बातचीत हुई, फिर उन्होंने एक नया जो है वो इसमें कैबिनेट में उसमें असेंबली में दोबारा एक्ट किया, उसमें तरमीम की। उसमें उन्होंने कैटेगरी रखी जी कि जो 40 साल से जायद होगा, 10 साल की सर्विस होगी या 5 साल का होगा, ये कैटेगरी बना के उन्होंने दोबारा कैबिनेट से पास किया। फिर लोग इसके साथ वाबस्ता हो गए और फिर अभी वो कैबिनेट में वो पास हुआ। उसके बाद उसने असेंबली में जाना था, लेकिन जब वो 4, 6, 7 माह गुजर गए उसके अल्लाह तक वो असेंबली में नहीं गया जिस पर बहस हो सके, जिस पर वो मामला हो सके। नाक़िस पॉलिसियों की वजह से कैजुअल लगाए असातिज़ा को ना ही वक्त पर सैलरी मिलती है और ना ही प्रमोशन, और नौकरी में मुस्तकिल होना तो एक बड़ा ख्वाब ही है, जिसे पूरा करने के लिए ये लोग 5 साल, 10 साल और 15 सालों से अपनी खिदमात अंजाम देते आए हैं। आज हालत ये हो चली है कि इनमें से बहुत से लोगों को जो आधी अधूरी तनख्वाह मिलती थी वो भी मिलना बंद हो गई है। कई लोगों को गुज़िश्ता 6 महीने से 1 रुपए भी सैलरी
नहीं मिली है। ऐसे में इन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि लोग अपने आप को बेरोजगार माने या फिर बरसरे रोजगार। इनमें से बहुत से लोगों की उम्र भी ज्यादा हो चली है। ऐसे में ये दूसरे जॉब के लिए अहल नहीं रह गए हैं। ऐसे में इनकी दो अहम मांगे हैं। एक तो जिन्हें नौकरी से निकाला गया है उन्हें फौरन वापस ज्वाइन कराया जाए, और दूसरा इन सभी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम कानून साजी करेंगे और मुलाजमीन को परमानेंट करेंगे, तो रातों रात 2 दिन पहले उन्होंने हमारे सीनियर एडहॉक मुलाजमीन को फारग कर दिया। ये जो सरासर उनका मुआशी कत्ल है। कई साल पहले जब इन लोगों ने नौकरी ज्वाइन की थी तब ये कहा गया था कि इन्हें जल्द ही मुस्तकिल कर दिया जाएगा, लेकिन वो सुनहरा दिन आज तक नहीं आया। कई साल से एक ही तनख्वाह पर काम कर रहे ये लोग उस दिन के इंतजार में बैठे थे कि कभी हमारा भी वक्त आएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों को बहाने बनाकर नौकरी से निकाला जा रहा है। जबकि ये मामला अदालत में भी गया और अदलिया ने इन्हें मुस्तकिल करने के लिए कहा था। उसके बाद इस बाबत असेंबली में एक बिल लाने की बात भी कही गई, लेकिन वो बिल आज तक पेश नहीं हुआ। इसकी सही वजह क्या है ये तो हुक्मरान बता सकते हैं या फिर इस खित्ते को चला रहे ब्यूरोक्रेट्स। लेकिन जरा फर्ज कीजिए कि ये लोग जब बिना सैलरी के घर जाते होंगे तो इन्हें कैसा लगता होगा। अगर इनकी तकलीफों का अजाला नहीं किया गया तो इनमें से बहुत से खुदकुशी जैसे खौफनाक कदम उठाने पर भी मजबूर हो सकते हैं। ऐसी नौकरी पर लानत है जिसमें न नौकरी की गारंटी है और न ही तनख्वाह की। बहरहाल अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। वादी समेत जम्मू कश्मीर की बेपनाह कुदरती खूबसूरती को अपने कैमरों में कैद करने के लिए कौमी और बैरूनी ममालिक से सयाहों के साथ दीगर कैमरा पर्सन्स, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स रागिब होते आए हैं। लेकिन गुज़िश्ता बरसों में कोरोना वबा की दिक्कतों के चलते फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ तमाम शोबे की रफ्तार कुछ वक्त के लिए मांद पड़ गई थी, लेकिन अब इसने पूरी रफ्तार पकड़ ली है। पुराने और नामचीन प्रोडक्शन हाउस के अलावा नई नस्ल के तमाम फिल्मकार शूटिंग के लिए कश्मीर को अपना ठिकाना बना रहे हैं। एक तवील अरसे से वादी के मुख्तलिफ कुदरती तौर पर खूबसूरत मकामात फिल्मों की शूटिंग्स के गवाह रहे हैं। अपनी फिल्म के लिए एक अदद मुकम्मल फ्रेम की तलाश में प्रोड्यूसर्स और फिल्मसाज यहाँ पहुँचते रहे हैं। इसके जरिए सयाहत को भी फरोग मिलता रहा है। बरसा बरस से फिल्म और सिनेमा का जम्मू कश्मीर से गहरा नाता रहा है। काबिल गौर है कि कश्मीर की फजा अब तक बॉलीवुड फिल्मों को ही रास आ रही थी, लेकिन अब वेब और म्यूजिक सीरीज के लिए भी वादी पसंदीदा मकाम बन गई है। फॉरेन लोकेशंस में जाने के बजाय आई थिंक बहुत ज्यादा पोटेंशियल है जगह में, और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर जगह है। आई मीन लाइक कुछ ऐसी है जो अभी तक इतनी एक्सप्लोर नहीं हुई। सो या एवरीवन शुड कम हियर एंड शूट। वादी में फिल्म, टीवी, सीरीज, डॉक्यूमेंट्री का प्रोडक्शन कोरोना वबा के बाद दोबारा शुरू हो गया है और इससे मकामी फनकारों को भी मौके मिलने लगे हैं। न सिर्फ कश्मीरी फनकार बल्कि प्री और पोस्ट प्रोडक्शन से जुड़े तमाम लोग भी अब मेन स्ट्रीम में लौट रहे हैं। यहाँ आए फनकारों का कहना है कि हमने म्यूजिक सीरीज की शूटिंग के दौरान काफी बेहतर तजर्बा हासिल किया। खास तौर पर शूटिंग के दौरान हमें यहाँ थकान महसूस नहीं हुई जैसा कि दीगर मकामात पर होती है। शायद इसकी वजह साफ और शफाफ आबो हवा और मकामी लोगों का भरपूर ताउन है। कश्मीर तो इतना सुंदर है, पहाड़ इतने सुंदर है, यहाँ पे एक्सपीरियंस और बहुत कुछ लेके जाता है इंसान यहाँ से, तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूँगा कि और भी लोग आए यहाँ पे और
پکچریں شوٹ کریں, میوزک ویڈیوز شوٹ کریں, یہاں نظارے دیکھیں, یہاں کے لوگ دیکھیں کتنے پیارے, امیزنگ. 80 اور 90 کی شروعاتی دہائی میں وادی کشمیر میں اکثر فلموں کی شوٹنگ ہوا کرتی تھی. بالی ووڈ کی کئی ایسی مشہور فلمیں ہیں جن کی شوٹنگ کشمیر میں ہونے کی وجہ سے ان کی خوبصورتی اور بڑھ گئی تھی. لیکن پاکستان اور اس کے حامی علیحدگی پسند عناصر کی وجہ سے وادی کے حالات خراب ہو گئے, جس کی وجہ سے فلم صنعت کاروں نے یہاں کا رخ کرنا بند کر دیا. لیکن اب جب کہ سب کچھ ٹھیک ہے تو فلم ساز نہ صرف دوبارہ یہاں لوٹ رہے ہیں بلکہ اب وہ سری نگر, گلمرگ اور سون مرگ تک ہی محدود نہیں ہیں بلکہ پہلگام, بھدرواہ اور کشتواڑ کی اندیکھی جگہوں پر بھی جا رہے ہیں. نئی جگہوں پر شوٹنگ کے لیے دیہی کشمیر کی لوکیشنز کو کھنگالا جا رہا ہے, نئے مقام تلاش کیے جا رہے ہیں. جو یہاں پہ بھی شوٹنگ کا لائک جو ابھی شوٹنگ یہاں پہ ہو رہی ہے سب یہاں کی لوکیشنز بہت یونیک سی ہیں, اینڈ دین دا پلیس از ناٹ ایکسپلورڈ, اتنی زیادہ ایکسپلور نہیں ہوئی ہے. تو شوٹنگ کے لحاظ سے کافی کچھ ہے یہاں پہ کیونکہ کافی ان ایکسپلورڈ ہے اور لوگ نہیں آتے تھے بٹ اب آنے لگے ہیں. تو اٹس اے گڈ تھنگ بیکاز اس سے کہ ہمارے جو ہے لوکل جو یوتھ ہیں ان کو بھی امپلائمنٹ ملتی ہے اور ہمیں بھی وی آلسو گیٹ ایکسپوجر. باہر کے لوگ آ کے شوٹ کرتے ہیں تو وی آلسو گیٹ دیٹ ایکسپوجر بیکاز یہاں پہ انڈسٹری ہے نہیں ایسا. بالی ووڈ جس طرح تیزی سے ایک بار پھر وادی کی خوبصورتی کی جانب راغب ہو رہا ہے, ایسے میں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ کشمیر ہمیشہ اسی طرح گلزار رہے, یہاں نفرت کی بجائے محبت اور امن کی بات ہو. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جاننے, اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر. اقصی یونس رانا نے ٹویٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کے گانچے میں عید کے جشن کے دوران ایک SUV نے بچوں کو رون دیا. سینگے سیرنگ نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے پریزیڈنٹ نشے میں دھت ہونے کے باعث اسٹیج سے نیچے گر گئے, جس سے پاکستان کی بیرونی ممالک میں بڑی بدنامی ہو گئی. سینگے سیرنگ نے ٹویٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کے اس وزیر نے قبول کیا ہے کہ پاکستان کی فوج نے جہادیوں کو بندوق لے کر گھومنے اور چلاس گلگت کے شہروں میں سفر کرنے کی اجازت دے دی ہے اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستانی آرمی انہیں ڈھیر کرنے میں لگی ہے. ڈپٹی کمشنر پلوامہ نے ٹویٹ کیا ہے کہ پمپور علاقے میں چل رہے کسان سمپرک ابھیان کا نظارہ, جس میں رجسٹرڈ ہونے کے لیے پروگریسو فارمرز شریک ہوئے. زندہ دل کشمیر نے ٹویٹ کیا ہے کہ LG منوج سنہا نے لگھو ادیوگ بھارتی کی جانب سے منعقدہ نارتھ زون MSME کانکلیو اینڈ انویسٹرز میٹ کو سمبودھت کیا. نزہت گل نے ٹویٹ کیا ہے کہ جموں کے KK ہکو اسٹیڈیم میں مردوں کا جونیئر ہاکی ٹورنامنٹ کھیلا گیا. آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں حالیہ روز پاکستانی میڈیا میں بھارت مخالف خبروں کی سچائی کی جانچ پڑتال کرنے والے ہمارے سیگمنٹ جھوٹ کا پردہ فاش پر. اس میں ہمارے ناظرین کو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز میں نشر کی جا رہی جھوٹی خبروں کی حقیقت سے روبرو کروایا جاتا ہے. مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے پونچھ, راجوری اور ریاسی کے اضلاع میں تلاشی اور محاصرے کے دوران خواتین سمیت 30 سے زائد شہریوں کو گرفتار کر لیا ہے. فوجی کارروائی آج مسلسل 5ویں دن بھی جاری رہی. پاکستان کے چہیتے چینل PTV کو رسی بھی سانپ ہی نظر آتی ہے. اسی لیے PTV جموں کشمیر میں عوام کے حفاظت میں مصروف عمل بھارتی سیکیورٹی فورس کو ظالم اور بربر قرار دیتا آیا ہے, جبکہ ملک و عوام کو تحفظ دینے کے لیے حفاظتی عملے کے جوان اپنی جان تک کی بازی لگا دیتے ہیں, جس سے پاکستان کا بڑبولا چینل PTV سازشاً تشدد بتاتا آیا ہے. حالانکہ یہ بات عام کشمیری بھی جانتا ہے کہ فوج یہاں ان کی حفاظت کے لیے تعینات ہے. ایک بار پھر گلگت بلتستان والوں کی عید روکھے سوکھے ہی گزر گئی. نہ دل میں کوئی جوش, نہ جیب میں پیسہ. عبادت کی, یار دوستوں سے ملاقات کی اور گھر واپس لوٹ آئے.
महंगाई ने ईद के दिन भी बहुत से लोगों को रुला दिया। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी जगह घूमना, ये सब बातें यहाँ के लाखों लोगों के लिए लग्जरी बन गई हैं। सर चढ़कर बोलती महंगाई ने ईद और आम दिनों के फर्क की लकीर को रेत पर लिखी इबारत की तरह मिटा दिया है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई है, कर्ज मिलना मुश्किल हुआ जा रहा है, रुपया रूठ गया है और किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं है। सारे इकोनॉमिस्ट फेल हो चुके हैं। जब इस्लामाबाद ऐसे लड़खड़ा रहा है तो भला गिलगित की हैसियत ही क्या है। ऐसे में महंगाई में पिसना ही इस खित्ते की नियति बन चला है। ये है स्कर्दू का मशहूर बाजार अलमदार चौक। ईद से ठीक एक रोज पहले भी इस बाजार से रौनक गायब है। कुछ बरस पहले या कहें कि कोरोना वबा से पहले के दौर में आज के दिन इस बाजार में तिल रखने की जगह भी नहीं होती थी, लेकिन आज यहाँ गिने चुने ग्राहक ही दिखाई दे रहे हैं। जो हैं भी वो दाम पूछने या विंडो शॉपिंग के लिए आए हैं। खरीदारी के लिए वो सस्ते बाजारों या फिर सेल वाली दुकानों का ही रुख कर रहे हैं। वजह है हर दिन बढ़ती महंगाई, जिसने अवाम की खर्च करने की कुव्वत ही खत्म कर दी है। वैसे तो महंगाई ने पूरे पाकिस्तान में हालत लोगों का खराब किया हुआ है और खासकर हमारे बलूचिस्तान में तो यकीनन महंगाई ने कुछ हालत का खराब भी किया हुआ है। और क्योंकि हम समझते हैं कि जी आम आवाम की जो है ना मार्केट में पहुंच बहुत दूर है, क्योंकि आज देखते हैं कि ये मार्केट जो है ना बहुत मशहूर मार्केट थी कि जिसमें अखज लोग भरे हुए होते थे और 5-6 मुलाजमीन से जो है ना यहाँ पर उनसे काम नहीं होता था, यानी हाथ में नहीं आते थे, बहुत रश हुआ करते थे। लेकिन इस दफा जो है ना बहुत ही कम देखने को मिलता है, 1-2 बड़ी मुश्किल से आता है और उनकी जो है ना कीमत ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि महंगाई ज्यादा हो गई तो कीमत भी ज्यादा होगी। जैसे कि पेट्रोल भी आज फिर 10 रुपए बढ़ गए हैं। इस तरीके से ना हुक्मरान हमारे पर आए रोज जो है महंगाई के बोझ से जो ना गरीब आवाम जो ना दबे में, जिसकी वजह से खाने पीने के लाले पड़ेगा तो यकीनन गारमेंट्स की चीजों में, पहनने की चीजों में भी जो है यकीनन बहुत ही जो है हालत अबतर है और आम लोगों की जो है पहुंच से बहुत दूर है। ईद से कई दिन पहले से ही यहाँ खरीदारों का रश हुआ करता था, लेकिन अभी तो मार्केट बिल्कुल सुनसान ही दिखाई दे रही है। दुकानदारों की दलील है कि उन्हें माल महंगे दामों में मिल रहा है और हम बहुत थोड़ा सा मार्जिन लेकर इसे ग्राहकों को बेच रहे हैं, लेकिन कस्टमर को ये भी काफी महंगा पड़ रहा है। गरीब तो छोड़िए, यहाँ तो मिडिल क्लास भी पूरी तरह महंगाई की जद में आ चुका है। कपड़े तो दूर की बात, लोग 2 वक्त की रोटी के लिए भी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ऐसे में वही सामान खरीदे जा रहे हैं जो निहायत ही जरूरी हैं या जिनके बिना काम नहीं चल सकता। 2500-2000 से कम कोई सूट बच्चों का नहीं मिलते हैं, जो कि पहले 1200-1400 रुपए में मिलता था। अभी का वही सूट कम से कम 2200 और 2500 रुपए में मिलता है। महंगाई समझो कि 12 दूनी 24 डबल रेट हो गई उसी का। जो हम लोग पहले लाते थे होलसेल में, अभी वो उसका रेट डबल ही हो गई। जिससे भी बात की जाए उसका कमोबेश एक ही जवाब है कि खाने के लाले पड़े हैं। ऐसे में अवाम भला ईद की खुशियां कैसे मना सकते हैं? इस महंगाई की सही वजह क्या है, इसे कोई नहीं जानता, लेकिन एक आम आदमी अपनी समझ के हिसाब से कभी हुक्मरानों को तो कभी डॉलर के बढ़ते रेट को इसका जिम्मेदार बता रही है। इस साल महंगाई बढ़ने की वजह से तकरीबन होलसेल इन चीजों पे हमें तकरीबन जो 3000 की पिछले साल पड़ रहे हैं, इस साल तकरीबन वो 4500-4000 में पड़ रहे हैं। तो महंगाई तो इसमें तो रीजन ये वो हो रहे थे, पेट्रोल एक तो डॉलर बढ़ चुका है, दूसरा पेट्रोल महंगा हो रहा है, इसलिए आवाम की कुव्वत खरीद ही नहीं हो रही। पूरा एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब पैसा नहीं पास तो मेला लगे उदास। ऐसे में बाजार भले ही मुख्तलिफ किस्म के मसनूआत से भरे हुए हों, लेकिन अवाम की नजरों में इसका कोई फायदा नहीं है। बहुत से लोगों ने सोचा था कि अपने लिए न सही, लेकिन अपने कुनबे के बाकी लोगों, खासकर बच्चों के लिए ही नए कपड़े जरूर बन जाएं, लेकिन हाय रे महंगाई, वो भी मुमकिन नहीं हो सका।
ऐसे में आवाम खुद को ही बदकिस्मत समझते हुए अपने आप को कोस रहे हैं। तो इतना महंगाई पाकिस्तान में, इतना महंगाई है, कपड़े खरीदना तो दूर की बात है, इस वक्त बच्चों को खाना खिलाना भी बड़ा मुश्किल है। अभी मैं खुद कपड़े खरीदने के लिए आया, मेरा कोई हालत नहीं है, ये रेट देखकर दूर दूर भागते हैं लोग। महंगाई ने इतना कमर तोड़ कर रखा है लोगों का। एक बार फिर ईद ऐसी ही गुजर गई। बहुत से लोगों को लगा था कि कोरोना के बाद अब हालात संभल चुके हैं, लेकिन सूरत हाल तो और भी अबतर हो चली है। भारत समेत दुनिया भर के बाजार भले ही रिकवर कर चुके हों, लेकिन पाकिस्तान मईशती तबाही के मुहाने पर खड़ा है, जहां से उसका पांव कभी भी फिसल सकता है। और गिलगित बल्तिस्तान उसका गुलाम इलाका है, इसलिए उसको भी इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। महंगाई की चक्की में पिसते गिलगित बल्तिस्तान की हालत देखने के बाद एक बार फिर से रुक करते हैं जम्मू कश्मीर का। यहाँ के मुख्तलिफ देही इलाकों में बी कीपिंग यानी मगज परवरी से वाबस्ता कारोबार के जरिए लोगों की आमदनी में अच्छा खासा इजाफा हो रहा है। इसके लिए महकमा ज़राअत की जानिब से ठोस इक़दामात उठाए जाते रहे हैं। नतीजतन बी कीपर्स अब स्टेशनरी के साथ माइग्रेटरी बी कीपिंग को अमल में ला रहे हैं। इससे कस्टमर्स को अलग अलग किस्म की शहद तो मिल रही है, साथ ही इससे वाबस्ता लोगों को खासा मुनाफा हो रहा है। इसकी मिसाल जिला उधमपुर से देखने को मिल रही है, जहां कुछ ही अरसे में एपीकल्चर सेक्टर से जुड़कर देही इलाके के लोग फायदा उठा रहे हैं। महकमा ज़राअत की जानिब से किए जा रहे इक़दामात के बाइस जम्मू कश्मीर में बी कीपिंग यानी मगज़बानी का शोबा फरोग पाता रहा है। इसके लिए महकमा ज़राअत की मुस्बत कोशिशें अहम तरीन किरदार अदा करती आई हैं। अब तक लोग एपीकल्चर सेक्टर में रिवायती तरीके से मगज़बानी के जरिए ऑर्गेनिक शहद से मुनाफा कमाते आए थे, लेकिन ज़राअत महकमे के ताबन से नई तकनीक अपनाते हुए न सिर्फ मगज़बानी के तरीक़ेकार में वैरायटी लाई जा रही है, बल्कि कमाई में भी इजाफा किया जा रहा है। जैसे उधमपुर के मुख्तलिफ देही इलाकों में हजारों की तादाद में बी कॉलोनियां कायम करते हुए बी कीपर्स अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। कहा जा सकता है कि अब जो हमारा बी कीपर था वो पहले इतना ट्रेंड नहीं था, उसने अवेयरनेस नहीं थी, पर अब जैसे जैसे उसको डिपार्टमेंट की हेल्प मिल रही है, जहाँ डिफरेंट अवेयरनेस होती जा रही है, सेंसिटाइज होता जा रहा है, तो वो शहद तो निकाल ही रहा है, पर शहद के साथ साथ जो दूसरे इसके प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि पोलन है, बी पोलन जिसको सुपर फूड कहा जाता है, और जितने भी एथलीट्स और स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो उसका यूज करते हैं, और ऑर्गेनिक पोलन जो वो निकाल के आता है। बी कीपिंग की बेहतरीन पैदावार के लिहाज से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में काफी इम्कानात मौजूद हैं। इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोग उठा सकें, इसके लिए महकमे की जानिब से लोगों को आगे लाने का काम किया जाता रहा है। वक्तन फवक्तन मगज़बानी से जुड़ी तमाम जानकारियां लोगों को महकमे की जानिब से पहुंचाई जा रही हैं। इसके अलावा इस शोबे में दिलचस्पी रखने वाले अफराद को तरबियत भी दी जा रही है। उधमपुर के देही इलाकों में इन मुस्बत इक़दामात ही का समरा है कि मकामी बी कीपर्स न सिर्फ उधमपुर में बल्कि श्रीनगर से लेकर राजस्थान तक मगज़बानी का काम कर रहे हैं, ताकि उनके शहद के तलबगारों को मुख्तलिफ अक़साम का शहद मिल सके। और सर इस काम के लिए अब गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स प्रोवाइड कर रही है। पहले तो उतनी नहीं थी, लेकिन अब गवर्नमेंट अच्छा खासा इसमें साथ दे रही है, और इसमें तो बहुत सारे यूथ अभी काम कर रहा है, पढ़े लिखे लोग भी इसमें बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो इसमें अच्छा फ़ायदा है अगर बंदा ठीक से करे, प्योरिटी में अगर खानी वगैरह प्रोवाइड करे तो बहुत अच्छा इसमें फ़ायदा आ रहा है।
जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ शोबों की तरह ही एपीकल्चर सेक्टर को मिल रहे फरोग की वजह से गुज़िश्ता चंद बरसों में शहद की पैदावार के साथ ही इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी में इजाफा भी दर्ज हुआ है। यही वजह है कि जिला उधमपुर में इस शोबे से इस साल 15 नौजवान जुड़ गए हैं, जिससे यहाँ इनकी तादाद 80 हो चुकी है। इनमें से 28 बी कीपर्स 4,500 कॉलोनीज के साथ रजिस्टर्ड हैं। मगस परवरी में इंतजामिया की जानिब से मिल रहे भरपूर ताउन के चलते मकामी लोग दूसरों को भी इस शोबे से इस्तेफादा करने के लिए रागिब कर रहे हैं। ये हम 5 सालों से काम कर रहे हैं इधर और हमें बहुत बेनिफिट्स हुआ और मैं यही कहना चाहता हूँ जितने बेरोजगार भाई हैं गवर्नमेंट भी हमारी बहुत सपोर्ट कर रही है। जितने बेरोजगार भाई हैं उनको मैं यही सलाह देना चाहता हूँ कि वो भी ये काम करें, ये बहुत अच्छा काम है। उधमपुर के इन मराकज में शहद की क्वालिटी बढ़ाने के लिए बी कीपिंग के बारे में छोटी बड़ी सभी बातें बताई जाती रही हैं। इसके साथ ही इसका कारोबार शुरू करने के लिए किन आलात की जरूरत होती है, इसमें कितना खर्च आता है, साइंसी तरीके से कैसे मगजबानी करते हैं और इससे माली हालात बेहतर कैसे बनाए जा सकते हैं, इसके बारे में तफसीली मालूमात दी जाती रही हैं। शहद की मक्खी के छत्ते, शहद निकालने के खास बर्तन, मास्क, धुआं देने के आला समेत सभी अहम बातों की जानकारी लोगों को दी जाती रही है। इसका मकसद यही है कि देही इलाकों के लोगों की तर्ज जिंदगी में माली और मुआशी एतबार से खुशनुमा तब्दीलियां रुनुमा हो सकें। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।